हाँ भाई, लास्ट पॉइंट रिंग्स कैलकुलेशन का। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ था वो रिंग्स कैलकुलेशन का था। ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला बताया गया आपको रिंग कैलकुलेशन का वो है डेंसिटी माइनस हुआ। इससे जो नंबर ऑफ रिंग्स आएंगी वो पर लिगेंड आएगी क्या, फिर जितने भी लिगेंड दिए जाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये फॉर्मूला बताया था आपको। इसमें बाइडेंटेड वाला और टेट्राडेंटेड वाले हमने क्वेश्चंस भी करे थे। अब इसके बाद में होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक लिखेंगे। हो गया। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फिर। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, on the basis of charge, ligand classified into three categories. First one, cationic ligands. cationic ligand के ठीक आगे लिखेंगे use IUM, EM as a suffix. जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो इसका नोमेनक्लेचर होता है उसमें नाम के पीछे आपको IUM लगा देना है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिलियम, हाइड्रोनियम, जो भी प्लस चार्ज वाले रहेंगे यूज IUM एज अ सफिक्स। दूसरा है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड इसमें लिखेंगे आगे यूज O एज सफिक्स। जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो बोल देंगे, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो बोल देंगे, ओ लग जाएगा नाम के पीछे। ठीक है, यूज O एज अ सफिक्स। और तीसरा है न्यूट्रल लिगेंड। थर्ड वन न्यूट्रल लिगेंड। इसमें नोमेनक्लेचर में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा टेबल बताएगी उस हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर करना रहेगा। तो ये तो चार्ज के बेसिस पे हो गए। अब डेंसिटी के बेसिस पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी on the basis of denticity, ligand classified into 6 main categories. Six main categories. First, monodentate, one donor site, zero rings per ligand. Second, बोर्ड पे देख लीजिए, बाइडेंटेट, टू डोनर साइट, वन रिंग पर लिगेंड। इसी तरह से आपको हेक्साडेंटेट तक लिखना है। थर्ड हो जाएगा ट्राइडेंटेट, थ्री डोनर साइट, टू रिंग्स पर लिगेंड। डेंसिटी -1 करके नंबर ऑफ रिंग्स लिखते चलें। टेट्रा पेंटा हेक्सा पूरा कंप्लीट कर दें इसको।
हेक्साडेंटेट तक कंप्लीट कर लेना है इसको। इसी तरह से टेट्राडेंटेट में 4 डोनर साइट रहेंगी, 3 रिंग्स बनेगा। पेंटाडेंटेट में 5 डोनर साइट, 4 रिंग्स बनेगा। हेक्साडेंटेट में 6 डोनर साइट, 5 रिंग्स बनेगा। और जितने लिगेंड रहेंगे फिर उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे टोटल रिंग्स पता लगाने के लिए। दोनों क्लासिफिकेशन का हमको आइडिया तो लग गया है। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ये टेबल में पता लगेगा। पेज नंबर 102 ओपन करेंगे। बाइडेंटेट आपको बोर्ड पे से देख करके बनाना रहेगा, लेकिन शुरुआत के जो मोनोडेंटेट वाले लिगेंड्स हैं जिसमें कैटायनिक भी है, एनायनिक भी और न्यूट्रल भी है, तीनों टेबल आपको बनानी है। पेज नंबर 102 से स्टार्ट कर दें। पेज नंबर 102 से फिर मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, लिखने सारे हैं। पेज नंबर 102 और 103 पे टोटल मिला के 3 टेबल है। ठीक है, पहले है न्यूट्रल वाली, फिर है कैटायनिक, देन एनायनिक। इसमें जो भी चेंजेस करने और जो इंपॉर्टेंट मार्क है वो आप पूरा लिख लीजिए, इसके बाद में बताऊंगा। हाँ पूरा लिखना है कंप्लीट, क्योंकि सारे कोई ना कोई लिगेंड यूज में आना ही आना है नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में नहीं आएगा तो सीएफटी वीबीटी, तो उसका आइडिया हमको होना चाहिए चार्ज है या न्यूट्रल है। 102 से स्टार्ट करना है।
माइनस वाली टेबल में CN माइनस को और ऐड कर लें, वो उस टेबल में नहीं दिया हुआ है। CN माइनस, साइनाइड ऑब्लिक साइनाइडो, दो नाम लिख लेना इसके। CN माइनस को जरूर ऐड करें। माइनस वाली टेबल में CN माइनस लास्ट में और ऐड कर लें उसको, साइनाइड ऑब्लिक साइनाइडो। तीनों टेबल कंप्लीट होने के बाद बोर्ड पे से बाइडेंटेट लिगेंड्स जो बना रखे हैं मैंने, ये आपको बना लेना है। बाइडेंटेट लिगेंड, 2 डोनर साइट रहेगा और 1 रिंग पर लिगेंड आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बाइडेंटेट में जो मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये आपको स्टार मार्क कर लेना है। जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा, इथाइलिन डायमाइन फर्स्ट, सेकंड वाला ग्लाइसिनेटो थर्ड, और 5th नंबर पे जो DMG दिया हुआ है। इन चारों के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इथाइलिन डायमीन, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो एंड DMG। यहाँ से ट्राइडेंटेट स्टार्ट हो रहा है और टेट्राडेंटेट, यहाँ पे सबके एक एक एग्जाम्पल है। ट्राइडेंटेट बिल्कुल उससे मिलता जुलता, जैसे यहाँ पे हमने इथाइलिन डायमीन लिखा था, वहां पे है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। इथाइलिन ग्रुप एक और जोड़ दिया और अमाइन ग्रुप 3 आ गए हैं। तो जैसे अमाइन ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी, डोनर साइड भी इंक्रीज हो जाएगी। एक मिनट लिखना बंद करें आप, वापस कंटिन्यू कर देना। पॉइंट देखिए पहले आप, लास्ट लिखना बंद कर दो। देखो इधर बाइडेंटेट लिगेंड यहां से लेकर के यहां तक 6 नंबर तक जो है ये बाइडेंटेट चल रहे हैं। बाइडेंटेट में डोनर साइड जो है वो 2 है। डोनर साइड जितनी होती है उसमें से -1 करते हैं तो एक रिंग आ रही है।
बाइडेंटेट में सब में एक रिंग आ रही है ना। अब यहाँ पे देखो डोनर साइड सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। टाइप ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस बताऊंगा, तो उसमें ये टाइप ए और ए बी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ए अगर लिखा हुआ है इट मींस डोनर साइड सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और मैं एक बार यहाँ पे सर्किल भी कर देता हूं क्योंकि दोनों डोनर साइड सेम है। अब यहाँ पे देखिए, केवल ग्लाइसिनेटो एकमात्र ऐसा एग्जांपल है, पॉइंट ध्यान से सुनना भैया। केवल ग्लाइसिनेटो एकमात्र ऐसा एग्जांपल है अपने बाइडेंटेट की लिस्ट में जिसमें डोनर साइड सेम नहीं अलग अलग है। इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है बेटा, तो यहाँ पे ए बी बोलेंगे। ए बी यानी कि जब मैं ऑप्टिकल आइसोमर या जीए आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो कहीं पर अगर ए बी लिखा हुआ आ जाए, तो ए बी का साफ साफ मीनिंग ये समझना कि ग्लाइसिनेटो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? जिसकी डोनर साइड है तो दो, रिंग तो एक ही बना रहा है, तरीका वही है, लेकिन डोनर साइड अलग अलग है, तो यहां पे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमेट्रिकल मींस होता है जब डोनर साइड सेम हो, तो सब जगह पर यहाँ पे आपको टाइप ए ही देखने को मिलेगा, टाइप ए सब में लिख देंगे। लेकिन ग्लाइसिनेटो ये है टाइप ए बी, जिसमें डोनर साइड जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमिन, लिखना बंद करो यार, बाद में लिख लेना, अभी रुको एक। ये यहाँ पे नाम देखो इसका, डाई इन लिखा हुआ है। इन लिखा हुआ है, अगर ईएन लिखा हुआ आ रहा है ना केवल, तो यहाँ पे जितना आप इथाइलिन बोलोगे उससे अमाइन एक ज्यादा बोलना है ना। तो यहाँ पे इथाइलिन एक बोला तो अमाइन दो बोलो, ठीक है। तो क्या हो गया ये इथाइलिन डायम। जितने अमाइन ग्रुप होते हैं वही डोनर साइट होती है, तो दो डोनर साइट आ गई, एक रिंग बनेगी। अब यहाँ पे देखो नाम है डाइन, तो डाई इथाइलिन ट्राइमाइन, तो दो तो कार्बन वाले ग्रुप लगाने और तीन अमाइन ग्रुप लगाने बेटा। तीन अमाइन ग्रुप रहेंगे यानी कि थ्री डोनर साइट रहेंगी, तो रिंग कितनी बनेगी? दो। ये यूज में कम आएंगे अपने। और इधर देखिए टेट्राडेंटेट, नाम है ट्राई इन, तो अमाइन एक ज्यादा बोलेंगे, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। अमाइन ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन डोनर साइट, फोर डोनर साइट है, तो यहाँ पे थ्री रिंग्स देखने को मिलेगी। अब नोट करिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए।
एक ही बात है, वो तो डाई इथाइलिन ट्राइमीन ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन हो जाएगा। ये लिखो। इसमें टेट्रा एसीटेटो लिखा हुआ है, ऊपर वाले में ट्राई एसीटेटो बनाया है। ये जो यहाँ पे आपको एच नजर आ रहा है, इसको हटा करके एसआई ग्रुप लगा देना है, तो ये टेट्रा एसीटेटो बन जाएगा। तो एज इट इज बनाना है आपको, इसमें बस एक CH2COO माइनस एक और ग्रुप जुड़ जाएगा, दोनों को बनाए। क्या बना इसको चुपचाप, छप्पड़ मारूंगा, बना इसको। क्या मेटल ऑक्सीजन कर रहा है तू? अभी लिगेंड बनवा रहा हूँ मैं, चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी। हाँ तो एरो का डायरेक्शन सही तो है, ऑक्सीजन सही तो आ रहा है लोन पेयर। मतलब कुछ मिल नहीं रहा पूछने के लिए, तो कुछ भी पूछा जाए, है ना? हैं? यही पूछेंगे, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ भाई, तो कल के जो टॉपिक दिए थे, अब ऑक्सी एसिड और हाइड्रोलाइसिस जो है वो पढ़ के आना है आपको। जैसे जैसे मैं टॉपिक बोलता जा रहा हूँ, प्लीज उसको रिवाइज करते जाएं साथ साथ। ऑक्सी एसिड और हाइड्रोलाइसिस, ये दो टॉपिक याद रखें, ठीक है? कल बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट बोला था, पढ़ लिया क्या आपने उधर? अब आपको ऑक्सी एसिड और हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के पांचों छह टाइप जो हैं, जो लिखाए गए हैं वो, और ऑक्सी एसिड, ये पूरा पढ़ के आना है, ठीक है? हाँ भाई, अबू नासर, खड़ा हो बेटा। ये बता, सारे सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता दे और सारे ब्लीचिंग एजेंट बता दे, फटाफट फटाफट बोलते हुए। हाँ। कौन सा? हाँ, कार्बन वालों के लिए कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर और, ठीक है। नहीं, और बाकी है अभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, और भी लिखाए थे, डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ। क्या? ना, एस्टोसोफोर था। और अमोनिया के लिए क्या है? हाँ। और कौन से काम आते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और कौन से? एक और पॉइंट बच रहा है। अरे एस ब्लॉक के यार, हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। अरे ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट बताओ फटाफट से, छह लिखाए थे टोटल, बताओ। थोड़ा तेज बोल। ओजोन, हाँ। हाँ। और हो गए सारे? एक बाकी है। ठीक है। इसमें ड्राई कौन सा वाला है? ओजोन, ठीक है। बैठ जा। अब जो आपको शुरुआत में जो तीनों टेबल जो हमने बनाई है,
उसमें मैं जो लिगेंड्स का नाम बोल रहा हूं उसको मार्क कर लेना। न्यूट्रल वाली टेबल में NH3 H2O NO, NH3 H2O NO और आखिरी के दो CO एंड CS, ये 5 मार्क कर लेना। कैटायनिक वाली टेबल में चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। एनायनिक वाली टेबल में जो हेलोजेंस जो दिए हुए हैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, उन चारों को सेलेक्ट करके ऐसे साइड में ब्रैकेट बना लीजिए, क्योंकि सबका नाम मिलता जुलता है तो एक याद रखेंगे तो वो सारे याद हो जाने। देन इसके बाद में एनायनिक टेबल के बिल्कुल आखिर में जो भी नाइट्रोजन वाले दिए हुए हैं, नाइट्राइडो, अजाइडो, अमाइडो, इमाइडो, ये चारों को टिक मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में बच्चे मिस्टेक करते हैं। नाइट्राइडो, अजाइडो, अमाइडो, ये सारे चारों जो हैं इन सबको मार्क कर लीजिए। CN माइनस आपने ऐड कर लिया उसमें, ओके। बाइडेंटेट में मैंने 4 को स्टार मार्क कराया है। इथाइलिन डायमीन है, ऑक्सिलेटो है, ग्लाइसिनेटो है और DMG है। इसमें जो टाइप AB होता है, टाइप AB वो कौन सा वाला लिगेंड है, बोलो यार, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और आखिर के ये जो दोनों हैं इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटेटो एंड टेट्रा एसिटेटो, अब ये आपके सामने एक चैलेंज रहेगा कि जब नोमेनक्लेचर में इनका नाम आएगा तो वहां तो ये लोग EDTA लिख करके दे देंगे। अब आपको पता लगाना रहेगा चार्ज को बैलेंस करके कि ये ट्राई एसिटेटो दिया गया है, ये टेट्रा एसिटेटो दिया गया है। वहां पे आप ये डाउट नहीं पूछेंगे कि सर ये ट्राई वाला है या टेट्रा वाला है, वो आपको प्रेडिक्ट करना रहेगा। ट्रिक में बताऊंगा आपको इसकी कि कैसे पता लगेगा, ठीक है। लिगेंड्स में और आगे बढ़ते हैं। ये तो डेंटिसिटी के आधार पे हो गया, और यहाँ पे चार्ज के आधार पे ये हमने सारे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है जो जो नोमेनक्लेचर में काम आने वाले। देन इसके बाद में इन्हीं कुछ लिगेंड्स में से कुछ वैरायटी डिफरेंट भी होती है, जैसे कि फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। मॉड्यूल नहीं देखना है भी आपको, आप ध्यान से सुनेंगे, जो जितना मैं बोलूंगा उतना मॉड्यूल में से पढ़ना है आपको। फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड नाम से पता लग रहा है जिसकी डेंटिसिटी जो है फ्लेक्सिबल है। समटाइम्स मोनो की तरह एक्ट करेंगे और कभी कभी बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेंगे। एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं, अभी यहाँ पे देखिए आप, ये आया हुआ क्वेश्चन मेडिकल में, हालांकि क्वेश्चन तो इसकी डेंटिसिटी से रिलेटेड तो नहीं था, PPT रिलेटेड था कि कौन से कलर की PPT ये बनाता है। क्वेश्चन है निकल DMG ट्वाइस, निकल DMG ट्वाइस, और यहाँ पे इसका जो PPT बनता है वो रोजी रेड कलर का बनता है, रोजी रेड PPT देता है। अब ये जो निकल DMG ट्वाइस है ये तो बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है तो इसकी रिंग्स कैलकुलेशन करते हैं बेटा। देखो DMG डोनर साइड कितनी है, अरे बोलना, 2 डोनर साइड है। जितनी डोनर साइड होती है उसमें से -1 करो, 1 रिंग पर लिंग। एक लिगेंड के द्वारा एक रिंग, 2 लिगेंड है तो 2 रिंग। ऐसी डायरेक्ट कैलकुलेशन DMG के साथ करते हैं तो गलत हो जाता है। DMG में टोटल रिंग्स 4 बनती है। देखो कैलकुलेशन के आधार पे तो क्या है 2 रिंग्स आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब इसको हम बना के देखते हैं। तो ये देखिए CH3 कार्बन, कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है CH3, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे DMG बनाने जा रहा हूँ। ये अकेला DMG है अभी यहाँ पे, ये देखिए आप, इसकी डोनर साइट हो गई नाइट्रोजन वाली, और ये रहा सेंट्रल मेटल एटम यानी कि निकल। अब यहाँ पे एक रिंग तो बन गई इस लिगेंड के आधार पे, ऐसा ही लिगेंड यहाँ पे बनेगा, दूसरी रिंग भी बन जाएगी। और ये जो O- आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो OH आएगा उससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे टोटल रिंग्स जो है वो 4 बन जाती है। तो ये देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर से डोनर साइड अगेन नाइट्रोजन, यहाँ पे इस साइड पे OH लगा दिया जाए अगर, और इधर O-, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन इस तरह से CH3 एज इट इज कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे करा है, बस ग्रुप्स यहाँ पे OH ऊपर लगा दिया और यहाँ पे O-, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब टोटल रिंग्स 2 तो लिगेंड्स के बेसिस पे बन रही है, पहली और दूसरी तो, और थर्ड वन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फोर्थ वन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप उसको बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आया तो बोल देना इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड है,
पीपीटी अगर पूछा जाए तो बोल देना रोजी रेड पीपीटी है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, इसका शेप जो है इस मॉलिक्यूल का आपको बोलना है यस स्क्वायर प्लेनर। ये आप एक नई हाइब्रिडेशन सीखेंगे और आपने सुना हुआ भी DSP2, ये हाइब्रिडेशन आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सिखाने के बाद में मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ये तुरंत पता लग जाएगा देखते ही क्वेश्चन को कि ये DSP2 है या ये टेट्राहेड्रल है। अभी जब तक हम CFT और VBT नहीं कर लेते तब तक आपको केवल याद रखना है, थोड़े 1-2 लेक्चर की बात है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन जब मैं इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो ये DSP2 आएगा। DSP2 को स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। केवल 2 लेक्चर के बाद ही आप सीख जाएंगे पूरा कि DSP2 कैसा आया स्क्वायर प्लेनर। तो ये 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कलर, नंबर ऑफ रिंग्स, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड शेप, ये चारों क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। निकल DMG ट्वाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे जाकर के भी लिखाया जाता है लेकिन मैंने शुरू में इसलिए लिखा दिया क्योंकि अभी जस्ट आपने लिगेंड बनाया है, आपको पता है कि OH और O ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन CFT VBT में सीख जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके। निकल DMG ट्वाइस, यार तुमको जो टॉपिक बोले हो तुमने पढ़े तो है ना भैया? तुम यहाँ पे साले हाँ तो मैं ऐसे मिलाते हो, मतलब हाँ मैं हाँ तो क्या, हाँ सर हो जाएगा सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर साला लास्ट में परेशान होते रहते। पढ़ते रहना उसको जो जो टॉपिक बोला जा रहा है, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक दे रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए आप। अरे बना लिया क्या? अरे धीरे धीरे बना रहे हो आज, क्या बात है, हैं? स्पीड स्लो कैसे हो गया तुम्हारा आज? यार फटाफट फटाफट लिख लेते हो तुम तो। हैं? नाश्ता नहीं मिला? अच्छा, शुगर इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। चाय पियोगे क्या? चाय पियोगे तुम? ये पियोगे तुम, है? ऐथु, ऐथ। पानी पिया करो बेटा। ठीक है नेक्स्ट, फ्लेक्सीडेंटेट लिखे लिखे। ठीक। अभी पता है मेरे को गाड़ी किस तरफ जा रही है। फ्लेक्सीडेंटेट लिखे। मौका चाहिए होता है तुम्हें, मेरे को पता है। यहाँ पढ़ने थोड़ा ना आते हो तुम्हें, है ना? फ्लेक्सीडेंटेट लिखे। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड जो समटाइम्स बाइडेंटेट और समटाइम्स मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे लिगेंड्स। अब इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, रिंग वाले जो भी होते हैं बाइडेंटेट, ठीक है ना, वो जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हुए दिखेंगे, तब तो आप उसको स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड जो भी हमने बनाए थे, ठीक है, तो वहां पे आप लिख भी लेना 5 और 6 मेंबर रिंग जो होती है
वो स्टेबल होती है। उसके बाद फ्लेक्सिडेंटेड स्टार्ट करते हैं। बाइडेंटेड जहाँ पे आपने हेडिंग लिखा हुआ है उसके पास में लिख लें वहीं पे 5-6 मेंबर इज स्टेबल। 5-6 मेंबर इज स्टेबल। जहां से बाइडेंटेड की शुरुआत हुई है इथाइलिन डायमीन के पास में 5-6 मेंबर इज स्टेबल। फ्लेक्सिडेंटेड की डेफिनेशन लिखेंगे, those ligands which change their denticity those ligands which change their denticity according to the which change their denticity according to the requirement of according to the requirement of central metal atom according to the requirement of central metal atom are known as flexidentate ligands are known as flexidentate ligands। जनरली ये पॉइंट हमको पता है कि मेटल के ऊपर अगर +1 होता है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। याद करिए अमोनिया का वो पॉइंट जब मैंने सिल्वर और कॉपर के कॉम्प्लेक्स बनाए थे तो कॉपर पर +2 आ रखा था, तो मैंने बोला था कि 4 अमोनिया को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। सिल्वर के ऊपर +1 था तो 2 अमोनिया को। तो ये पॉइंट बताया गया है कि मेटल पर अगर +1 होता है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, +2 होता है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और मेटल के ऊपर अगर +3 आता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बट नॉट ऑलवेज, ये ध्यान रखें आप कि ये पॉइंट जो है ये जनरल पॉइंट है, तो जनरली बट नॉट ऑलवेज ये जरूर लिखें आप। इसके बाद ये पॉइंट देखिए आप, क्रोमियम के साथ में मैंने यहाँ पे H2O, अब ये फ्लेक्सिडेंटेड का मीनिंग मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझ लीजिए फिर इसको कंटिन्यू कर देना। क्रोमियम के साथ में H2O जो है वो यहाँ पे 5 टाइम्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सल्फेट लगा दिया है, देखिए सल्फेट लगा दिया है, और इधर बाहर एक क्लोरीन रखा हुआ है। एक और कॉम्प्लेक्स क्रोमियम H2O यहाँ पे 4 टाइम्स दिया हुआ है, फिर सल्फेट लगा दिया है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आइडिया यहीं से, कोई अलग से हेडिंग नहीं लिखाया जाएगा, टॉपिक इसको अच्छे से देख लें आप। अंदर लिखा हो चाहे बाहर लिखा हो आयन, आपको क्या करना है कि एक लाइन में लिख करके सभी का चार्ज एक लाइन में लिख करके बराबर 0 कर देना है। और अगर बाहर का कोई एटम ना दिया जाए तो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज दिया जाएगा उसको इक्वल टू के साइड में लिख देंगे आप बराबर करके। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में सपोज +3 दिया हुआ है तो इसका पूरा कैलकुलेशन इक्वल टू +3 लगते हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है सेपरेट करके, तो जितना कुछ भी लिखा हुआ है चाहे ब्रैकेट के अंदर हो चाहे बाहर हो सबको बराबर 0 कर देंगे। ये हमको पता है कि क्रोमियम का X हो गया, H2O को हमने न्यूट्रल लिगेंड में काउंट करा तो ये 0 हो जाएगा, सल्फेट में -2 हो जाएगा, और क्लोरीन पे -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0। तो X इक्वल टू हो जाएगा +3। यहाँ पे मेटल के ऊपर +3 आ चुका है, इसी तरह से X + 0 -2 -1 बराबर 0, X इक्वल टू आ चुका है +3। मेटल के ऊपर आया है +3 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की डिमांड है। अब ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पे H2O जो है हमने मोनोडेंटेट में काउंट करा हुआ है, और H2O जो है एक ही डोनर साइट होती है इसके पास में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 5-5 H2O लगे हुए हैं, तो ये तो मोनो की तरह काम करेंगे सारे, तो 5 एरो तो इसी ने बना दिए। टोटल हमको 6 चाहिए क्योंकि मेटल ने बोला कि 6 एरो लगेंगे टोटल, मेटल की डिमांड है, ये लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सल्फेट जो है, सल्फेट के साथ सुविधा ये है कि इसमें 2-2 ऑक्सीजन है जो डोनर साइड का काम कर रहे हैं। एक दिक्कत ये आती है इस क्वेश्चन को समझते टाइम कि ये 2 डोनर साइड अगर एक साथ 2 एरो बनाएंगी तो ये 4 मेंबर रिंग बनती। 4 मेंबर के लिए अभी मैंने बोला है कि ये तो स्टेबल है नहीं, 5 और 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन मेटल की रिक्वायरमेंट की जो प्रायोरिटी है वो आपको टॉप पे रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सल्फेट को अगर बाइडेंटेट की तरह बिहेव करवाना पड़ेगा तो हम उसमें बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर तो 5 एरो तो इसी ने बना दिए, तो ये यहाँ पे एक ही एरो बनाएगा ताकि टोटल 6 हो जाए, क्योंकि क्रोमियम ने बोला कि 6 एरो चाहिए, तो ये सिंगल एरो का काम करेगा, यानी कि ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा।
क्रोमियम ने बोला कि +3 है, टोटल 6 लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो 4 तो इसी ने बना दिए। अब सल्फेट जो है यहाँ पे बाइडेंटेट की तरह काम करे, तो समटाइम्स इट कैन एक्ट एज अ मोनोडेंटेट और समटाइम्स इट कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बस मेटल के ऊपर चार्ज निकाला, +3 आया, और +3 देख करके हमने बोल दिया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 5 लगा हुआ है तो उसको मोनो मान लो, यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो उसको बाइडेंटेट मान लो। सल्फेट के अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम लिखेंगे मॉड्यूल में से। कॉमा लगा लगा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक ही लाइन में लिखे हुए हैं 3-4 एग्जाम्पल। पेज नंबर 104 ओपन करेंगे, पेज नंबर 104 ओपन करेंगे। डेफिनेशन में ही इन एग्जाम्पल्स को पहले लिख लीजिए। फ्लेक्सीडेंटेट में कार्बोनेट, सल्फेट, थायोसल्फेट, ये सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। फिर इसके बाद इस बोर्ड वाले एग्जाम्पल को लिखेंगे। अबे केवल एग्जाम्पल लिखना है ना, स्टेटमेंट को लिख रहा है, ठीक है, इसको कोई बात, देखो इसको। ऊपर वाला जनरल पॉइंट भी लिखना है। यार आपको क्या बोला है कि लाइन में जो कॉमा लगा लगा के जो एग्जांपल लिखे हैं केवल उतने से लिखना है आपको, बाकी बोर्ड पे से उतारना है ये वाला एग्जांपल। कर लिया, नोट कर लिया वाला पॉइंट। अब देखिए आप यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेट में हमने एक बात ये समझी है जनरल पॉइंट से, लेकिन अभी ये जनरल पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला है नॉट ऑलवेज। तो अब हम वो ऑब्जर्वेशंस लिखने वाले हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, कि जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया कि +1 है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही हो। तो हम ऐसे भी एग्जाम्पल लिखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको अलग से ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हेडिंग की तरह लिखेंगे some important observation of coordination number for different ions of different ions। अब ये जो मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूं ये आपको यूजफुल रहेगा डबल ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर में जिसमें 2-2 ब्रैकेट आते हैं, जिसमें कोई चार्ज नहीं दिया जाता, वहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पे 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट दोनों बना के दे दिया, प्लेटिनम के साथ में अमोनिया 4 बार दिया हुआ है और जिंक के साथ में क्लोरीन 4 बार दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको पता है कि छोटे ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के लिए कोई आइडिया नहीं है हमको, तो ये संख्या देख करके हम यहाँ पे चार्ज को अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे +2 आ रखा है क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो जनरल वाला पॉइंट लग जाएगा। अधिकतर जगह पे तो ये जनरल वाला पॉइंट काम करता है, लेकिन कोई कोई ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जहां पे बदल जाती है बात, ठीक है। तो ये इसमें हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो सारे। सिल्वर के ऊपर अगर +1 है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते चलिए। सिल्वर के ऊपर +1 रहेगा, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। हाईलाइट, कॉपर +1 के साथ में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉपर +1 यहां पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इसको। कॉपर +1 में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दोनों को साथ में लिखने के बाद 1-2 लाइन का गैप दीजिए। अब यहाँ पे सिमिलर पैटर्न वाले कुछ एग्जांपल लिखने वाले हैं। मैंगनीज पर +2, कोबाल्ट पर +2, निकल पर +2, कॉपर पर +2 और जिंक पर +2। इन सब में अगर +2 आ जाता है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होगा और कभी कभी आपको 6 भी देखने को मिलेगा। तो 4/6 दोनों लिखेंगे इसमें। सारे +2 वाले हैं, आयरन को छोड़ करके बिल्कुल आसपास वाले। एटॉमिक नंबर 25, 27, 28, 29, 30 सब एक ही सीरीज वाले। इसको याद रखना इसलिए आसान है, सब आसपास वाले हैं, अलग अलग सीरीज से नहीं उठाया मैंने। अब आयरन की बात जो रह गया है यहाँ पे हाईलाइट करके, आयरन पर चाहे +2 हो चाहे +3 हो, ओके +1 भी ले लेते हैं। +1 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो चलता है। 5 वाटर रहते हैं, 1 NO रहता है। तो आप 1, 2, 3 आयरन पर कुछ भी चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6। आयरन +1, 2, 3 कुछ भी रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसमें 6 देखने को मिलेगा। 2 एग्जाम्पल ऐसे जो डी ब्लॉक से नहीं है लेकिन यूजफुल है। कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, जिस तरह से मैंने सेट बना के एक साथ लिखे हैं, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए। ये दोनों एक साथ, यहाँ पे +2 वाला एक साथ, आयरन को एकदम अलग अलग रख देना इसको। दोनों डिफरेंट ब्लॉक के, पूरी फैमिली निकल पैलेडियम प्लैटिनम, निकल +4, पैलेडियम +4, प्लैटिनम +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगेन, कंप्लीट फैमिली निकल वाली। इसमें +4 रहेगा, स्टार मार्क कर दें, ज्यादा काम में आने वाला पॉइंट। निकल पैलेडियम प्लैटिनम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा इसमें। क्रोमियम कोबाल्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स में। क्रोमियम कोबाल्ट, क्रोमियम कोबाल्ट दोनों पर अगर 3 दिया जाएगा, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्रोमियम कोबाल्ट, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये पूरा 6 वाला चार्ट इधर की तरफ बन रहा है। और पैलेडियम प्लैटिनम, पैलेडियम प्लैटिनम इन पे अगर +2 आ भी जाएगा तो फिर इसमें आपको 4 बोल देना है। ध्यान रहे, जिंक पर +2 नहीं ऐड करा मैंने यहाँ। जिंक पर अगर +2 है तो यहाँ पे 4, 6 दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन पैलेडियम प्लैटिनम पर अगर +2 है तो 4 फिक्स कर देना है। निकल पैलेडियम 2-3 बार पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। ऐसी इसी तरह से सेट बना बना के लिखना है आपको इसमें। हालांकि इतना कोई रटने वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आपको अलग से ध्यान रखना ही पड़ जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन करने में ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। डबल ब्रैकेट वालों में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। फ्लेक्सीडेंटेट के बाद ये हमने एक चार्ट बनाया है। देन अगेन लिगेंड्स को कंटिन्यू करेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जिसके पास में अलग अलग डोनर साइट होती है लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनर साइट यूज करता है। जैसे आपको पता है कि ये मैंने जो यहां पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं बताइए जरा? साइनाइड। अब क्या बोलेंगे इसको? बोलो, ये क्या है?
आइसोथायोसाइन है। समझ में आ गई बात? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो एन डोनर साइट है। अगर आप इसको ONO करके लिखेंगे तो उल्टा कर दिया तो नाइट्राइटो O साइट हो जाएगा और ये नाइट्राइटो N हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इस लिगेंड का एक बहुत खास यूज है और वो है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर में डोनर साइट जब बदल जाती है तो ऐसे लिगेंड लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। डेफिनेशन में लिख लेंगे साथ साथ ही। लिखिए, लिगेंड विच हैव डिफरेंट डोनर साइट्स, ligands which have different donor sites but at a time it can use only one site. Ligand which have different donor site but at a time it can use only one site. एग्जाम्पल ऐसे 4 एग्जाम्पल है, 1 2 3 मैंने बता दिया। एक साइनाइटो भी आएगा मॉड्यूल में। चारों एग्जाम्पल अलोंग विद देयर नेम दिए हुए हैं, दोनों पैटर्न में लिखे हैं। उल्टा करके भी लिखना है, जैसे CN को NC करके भी लिखना है। और वो एग्जाम्पल आप वहीं से जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वहां पे लिखे हुए हैं लाइन से मॉड्यूल में कॉपी कर लीजिए। और नोट डाल करके ये भी लिख देना एम्बिडेंटेड की डेफिनेशन में, यूजफुल इन लिंकेज आइसोमेरिज्म आल्सो। अभी लिख दो पहले, यूजफुल इन लिंकेज आइसोमेरिज्म आल्सो। यूजफुल इन लिंकेज आइसोमेरिज्म आल्सो। चारों एग्जाम्पल दो अलग अलग पैटर्न में दिए हुए हैं, कॉपी कर लीजिए। जो अभी हमने बोर्ड पे लिखे हैं उन्हीं को मॉड्यूल में दिया हुआ है लाइन से। ऑब्लिक लगा के नाम भी दो दो दिए हुए हैं, पूरा कॉपी करना है।
लिख ली। एम्बिडेंटेट के बाद केवल एक स्टेटमेंट लिखना है और वो है चिलेटिंग लिगेंड के लिए। लिखिए, आज ये लिगेंड लिगेंड का पॉइंट पूरा खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये टॉपिक टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे अपने मेन मेन टॉपिक, ताकि नॉमेनक्लेचर पूरा जो है फिर एक सिंगल फ्लो में खत्म हो जाएगा। लिगेंड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिनर्जिक बॉन्डिंग थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूं मैं। लिखिए, चिलेटिंग लिगेंड, रिंग बनाने वाले सभी लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। यानी कि मोनोडेंटेट को छोड़ करके फ्रॉम बाइडेंटेट टू हेक्साडेंटेट सभी लिगेंड जो हैं वो चिलेटिंग लिगेंड में काउंट होंगे। लिख लीजिए नोट डाल करके, एक्सेप्ट मोनोडेंटेट, एक्सेप्ट मोनोडेंटेट, all other ligands that is from bidentate to hexadentate that is from bidentate to hexadentate form the ring with the central metal atom. Form the ring with the central metal atom comes under this category. Comes under this category. ठीक है, अब आगे आगे का जो भी लिगेंड का चार्ट वगैरह था जो हमारे यूज में आने वाला है नेक्स्ट बड़े टॉपिक में, तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। ये जो आज आपको ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो ये बताया गया है, इसको एक बार जाकर के अच्छे से देख लेना। पी ब्लॉक तो पढ़ना ही है, साथ में आज में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद में हेडिंग लिखेंगे, नहीं पहले स्टेटमेंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, on the basis of bonding, ligands classified into two categories. Classified into two categories. जो अभी तक हमने पढ़े हैं इसमें से कुछ एक को छोड़ करके सब नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स कहलाते हैं। फर्स्ट लिखिए नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स। नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स which normally donate the lone pair, लिखिए which normally donate the lone pair and form coordinate bonds known as normal or classical ligands. Known as normal or classical ligands. Example, F minus, chlorine minus, H minus, NH3, H2O, etc. सेकंड, अब स्टार मार्क कर देंगे यहां से। मॉड्यूल क्लोज कर दीजिए प्लीज, मॉड्यूल बंद कर दीजिए। टाइप 2 यहां पे लिखेंगे नॉन क्लासिकल। सेकंड वाला है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ऑब्लिक लगा के लिखेंगे पाई एसिड, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं इसको, या फिर पाई एक्सेप्टर।
पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसमें टाइप 1, इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं। पहला है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर नॉन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये नेक्स्ट वाला जो टाइप आएगा इसका वहां पे आएगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, उसको भी सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग इसका नाम है जो हमने टाइप 2 स्टार्ट करा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग की दो कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहला है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसके एग्जाम्पल लिखिए, CO, NO प्लस, CN माइनस, ये तीन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R3P, R3 आर्सेनिक एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। हमारे काम के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये तीनों का नाम सबसे ज्यादा आएगा। और CO, NO प्लस और CN माइनस के आगे चल के आप कोई भी कॉम्प्लेक्स देखें तो आप बोल देना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, कारण उसका सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत स्टेबल हो जाता है। ये आपको मैंने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का जब मैं पॉइंट बता रहा था कार्बन फैमिली में तब भी लिखाया था। तो ये सारे के सारे जो लिगेंड्स यहाँ पे लिखे हैं अंडरलाइन, पहले तीनों को तो अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना, फर्स्ट थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। CO, NO प्लस, CN माइनस। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, नाम से पता लग रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो अपना लोन पेयर दे देगा और पाई वाले ऑर्बिटल्स में वापस से एक्सेप्ट करेगा पाई बॉन्ड के थ्रू। इसमें से कोई सा भी एक एग्जांपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनिल सबसे बढ़िया एग्जांपल होते हैं, FeCO5 हो गया, NiCO4 हो गया। चार्ज बताओ, लिखवा रखा है भैया। मेटल कार्बोनिल पे चार्ज जीरो होता है ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। ले एक और पॉइंट पूछ लेता हूँ, इनर्ट पेरिफेट पढ़ के आए हो ना तुम, ये बताओ कि डी ब्लॉक में सबसे बड़ा चार्ज क्या होता है? +8। एलिमेंट बता। रूथियम और, याद आ गया। एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तैयार है ना? मैंगनीज का सबसे बड़ा ऑक्साइड बता। खत्म है, खेल खत्म है। ओनली 50% बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, पता लग गया मेरे को है। Mn2। ऑक्सी फ्लोराइड बता। Mn फ्लोराइड बता। अबे ओए F7 होएगा ना ओए, अबे +7 F4। क्रोमियम का सबसे बड़ा फ्लोराइड CrF6। वेनेडियम का 5 रहेगा। अगर डी ब्लॉक पे आपको सबसे छोटा चार्ज पता करना है तो केवल S के इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे, और बड़ा चार्ज पता करना है तो S और D दोनों को। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वाले, ये सिनर्जी बॉन्डिंग कैसे करते हैं, कैसे ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाया है। देखिए आप, मेटल के साथ में जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड काम करेगा, बोर्ड पे देखना भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। मेटल के साथ में जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड जब जोड़ा जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता क्या है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो एज अ लिगेंड सिंपली अपना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यानी कि जो सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है उससे अपना इसने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंचा दिया। इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये कि जब आपको सीरीज लिखाई जाएगी तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पे आता है ये। साइनाइड, CO, ये सारे के सारे SFL होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखा रहा था तो उस दौरान मैंने ये बताया भी था आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब अपना ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंचाएगा तो ये इतना स्ट्रांगली डोनेशन करता है कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। जिसके डब्बे खाली हुआ करते थे जहां पे अपना लोन पेयर पहुंचा रहा है, इतना हैवी डोनेशन होता है कि ये मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, जो कि मेटल को पसंद नहीं आया। मेटल के ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव अच्छा लगता है, वो तो डोनेशन करने की, रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा होने लग गया, बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा इसको। तो यहां से अब ये जितना जितना डोनेशन होता जाएगा ये मेटल की परेशानी बढ़ती जाएगी। हाँ वही वहीं पे आ रहे हैं अभी, गाली गलोच। तो अब ये मेटल जो है बदला लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, इधर से आया ये लोन पेयर, हुआ ये परेशान, बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा भाइयों बहनों, समझ रहे हो?
याद आया वो अटैक हुआ था जो, तो ये बदला लेने के लिए अब तैयार, ठीक है। और अब ये वापस लौटाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पे नजर है इसकी, तो बिल्कुल आमने सामने की बात होगी तो आमने सामने वाला ऑर्बिटल तलाशेगा ये, और ये लेकर के बैठा हुआ है ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है इसका पाई बॉन्डिंग नहीं, पाई स्टार वाला, कौन सा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो परेशान तो करेगा। अब मेटल की बारी आई है परेशान करने की, और इसको तो और मजा आ गया, क्योंकि अब ये जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटाएगा इसको, तो वो एंटी बॉन्डिंग में लौटाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाना अच्छी बात या बुरी बात? मैंने पूछा अच्छी बात या बुरी बात? तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बारी आ चुकी है परेशान होने की, और इसने वापस से लौटाना स्टार्ट कर दिया इसको। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल में फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले जब ये बॉन्डिंग नहीं हुआ था तो एक अकेला बॉन्ड बना था। अब यहाँ पे सिग्मा के साथ साथ ऊपर और नीचे से पाई बॉन्ड भी बनने लग गया। एक बार बताओ, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना। अब हमको क्या मतलब, मॉलिक्यूल को क्या मतलब, इनमें आपस में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल तो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स की संख्या बढ़ रही है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, अरे एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के में जा रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो जुड़ाव है वो तो स्ट्रांग हो रहा है, और वही कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स ये जितने भी होते हैं, कार्बोक्स के हेमोग्लोबिन आप जिसमें नाम लेते हो, इसलिए बोला जाता है कि उसको तोड़ना आसान नहीं है। कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट लिखाया था मैंने आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में जाकर के मेटल के साथ में जब बॉन्डिंग करता है, तो वो सिग्मा के थ्रू तो लोन पेयर देता है, वापस मेटल उसको लौटाने लग जाता है, तो टोटल बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। इस वजह से कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में स्ट्रेंथ और लेंथ में क्या फर्क पड़ने लगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है यहां से और यहां से। तो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बात करी जाए, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर वाले पॉइंट्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लौट करके आया तो एंटी बॉन्डिंग में आया। एंटी बॉन्डिंग में जाना अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात हो गई। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, क्योंकि यार ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे अब ये कॉन्सेप्ट जा चुका है। और ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये कार्बन का और ऑक्सीजन का नहीं है, ये दोनों का है, मॉलिक्यूल का है, पूरे मॉलिक्यूल का है, क्योंकि अब ये सिंगल एटम की बात नहीं हो रही है। तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, उस वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर? किसका? सीओ का। बार बार बोलना है आपको, मॉलिक्यूल का नाम लेना है, सीओ का। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा। ऑर्डर जब घटने लगेगा तो इसकी स्ट्रेंथ घटने लगेगी। किसकी स्ट्रेंथ? तो लेंथ क्या होने लगेगी? किसकी लेंथ? सीओ। तो सी और ओ के बीच में जो है लेंथ बढ़ने लगेगी, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दूर दूर होने लगे। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन की जो दूरियां हैं, अगर ये बढ़ने लग जाएगी, तो ये कार्बन जितना इससे दूर होता जाएगा, क्या वो मेटल के करीब पहुंचता जाएगा? बोलो भैया। तो यहां पे दिक्कत होने लगी, तो ये इसके करीब आ गया। ओवरऑल फायदा ही तो हो रहा है, मेटल को तो मजा आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगी है, कंप्लीट करने दो। सी और ओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगी है, तो मेटल और कार्बन की जो दूरियां हैं वो कम होने लग जाएगी, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो घटने लग जाएगी। अब क्वेश्चन या तो कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ का आएगा या मेटल कार्बन का आएगा। जितना ज्यादा इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये परेशान होने लगेगा, इसका ऑर्डर कम होने लगेगा, स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, लेंथ बढ़ने लगेगी। और इसकी लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होगा, इधर मेटल और कार्बन जो है उसकी लेंथ जो है वो कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको बिगिनर बॉक्स और मॉड्यूल की एक्सरसाइज में भी मिलेगा। यहाँ पे वेनेडियम कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, वेनेडियम कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है, और वेनेडियम कार्बन मोनोऑक्साइड 5 टाइम्स यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो इस पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये +1 आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा, और इस पे -1 आएगा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ को ऑर्डर लगाना है कि सीओ की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा किसमें। ये बताइए मुझे कि कार्बन, एक मिनट, कार्बन और ऑक्सीजन, देखो क्या होता है कोई कोई बच्चे तो बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं इसको, लेकिन कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है छोटे से पॉइंट में, इसलिए ध्यान से सुनते रहो। आता भी है तो जब मैं पूछ रहा तो जवाब देना। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, इसकी लेंथ आपको पता लगानी है। कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ ज्यादा कब होती है? जब इसका स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, इसका ऑर्डर कम होने लगेगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तब। ये है V+ और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, ये है V न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है,
और यह है V माइनस, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है। ये बताओ कि सबसे ज्यादा परेशान कौन सा है? माइनस वाला, क्योंकि वेनेडियम के ऊपर माइनस आ रखा है पहले से, और उल्टा कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसको और परेशान कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ने तो सेम इंटेंशन के साथ में अपने लोन पेयर भेजे, परेशान ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ये तो पहले से ही परेशान था, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रखा है? माइनस। मेटल के ऊपर माइनस अच्छी बात या बुरी बात? तो जो सबसे ज्यादा बदला लेगा वो प्लस वाला लेगा, न्यूट्रल वाला लेगा या माइनस वाला लेगा? तो यानी कि यहां से जो रिवर्ट बैक करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में जो भरेंगे वो इसमें ज्यादा भरेंगे, तो इसके एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में जाना यानी कि बॉन्ड ऑर्डर को वो कम करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो CO की बॉन्ड लेंथ का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो माइनस वाले की होगी। अब आप जानते हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन की दूरी सबसे ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि मेटल और कार्बन की जो दूरी है वो ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो ना यार। अरे जाहिर सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जितना दूर होंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ आई है ये तो कार्बन ऑक्सीजन की आई है, और इसी कारण से वेनेडियम और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो घटने लग जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, वेनेडियम और कार्बन का अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा तो उसका ठीक आपको रिवर्स कर देना है, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर जा चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही हुए हैं। तो इस वजह से ये कार्बन और वेनेडियम बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, इसलिए इस वाले ऑर्डर में ये सबसे पीछे आएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए। सिनर्जिक बॉन्डिंग में टाइप 1 है सिग्मा के थ्रू देना और पाई से वापस लेना। 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, प्रोसीजर कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो सब बच्चों को समझ में आ जाता है, एक बार रीड करा पूरा क्लियर हो जाता है क्या एंटी बॉन्डिंग में तो जा रहा है। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइनाइड, NO प्लस एंड CO, इन तीनों एग्जांपल के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये तीनों एग्जांपल स्टेबिलिटी के नाम पे आगे जाकर के CFT PBT में पूछा जा सकता है, और आगे जाकर के मैं पॉइंट भी लिखाऊंगा। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग इतना डोमिनेटिंग पॉइंट होता है कि चिलेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। कई बार 2 कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है चलो इनको कंपेयर करके बताओ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखता है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा स्टेबल। कभी कभी ऐसा होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया जाएगा और एक सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला दिया जाएगा, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी पे किसको रखना है? इसलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो तीनों लिगेंड है वो ध्यान रहने चाहिए एनी टाइम आपको, CO, CN माइनस, NO प्लस। इज दैट क्लियर? दोबारा से देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल कार्बोनिल कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, इसने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दिया यहाँ पे, और जब ये परेशान होने लगेगा तो ये वापस लौटाएगा, सिग्मा से आएगा पाई से वापस जाएगा, जब वापस जाएगा तो बदला लेने के लिए वो लौटाएगा, तो बॉन्डिंग में लौटाएगा या एंटी बॉन्डिंग? जवाब देते रहना मेरी तरफ देख करके, ठीक है। ये रहा मेटल, इधर इमेजिन करिए ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसने सिग्मा के थ्रू ये CO ने इधर भेजा और मेटल ने इधर लौटा दिया, किस में लौटाया? एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग? जाना अच्छी बात है बुरी बात? इससे इसके कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? एंटी बॉन्डिंग में जब जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा भरेंगे बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा, यानी कि अब ये परेशान होएगा, कार्बन ऑक्सीजन जब परेशान होने लगेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, तो लेंथ बढ़ने लग जाएगी। तो C और O की दूरियां बढ़ने लगी है और ये कार्बन इस मेटल के करीब पहुंचने लगा है, और यही इफेक्ट अब आपको नोटिस करना है इस वाले क्वेश्चन में। एक है प्लस वाला, एक है जीरो वाला और एक है माइनस वाला। सबसे ज्यादा परेशान देखना है आपको कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा परेशान? माइनस वाला। माइनस वाला सबसे ज्यादा परेशान है तो बदला भी ये सबसे ज्यादा लेगा, यानी कि इधर की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है एंटी बॉन्डिंग में भेजने की। अब जब ये वापस लौटाएगा तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम सबसे ज्यादा परेशान पाएंगे, क्योंकि माइनस वाले के पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा था, तो इसने बहुत ज्यादा इसको वापस लौटाया। जब वापस लौटाया तो एंटी बॉन्डिंग में लौटाया, और एंटी बॉन्डिंग में जाना बुरी बात होती तो ऑर्डर कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई। किसकी ऑर्डर कम होगी? किसकी स्ट्रेंथ कम हो गई? CO। तो इसकी लेंथ क्या होने लग जाएगी? बढ़ने। कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ बढ़ने लगेगी, और कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ जो बढ़ने लगेगी तो मेटल और कार्बन की जो लेंथ है वो कम होने लग जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हो गए, नोट कर लीजिए उसको।
Why they are shouting? तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं लोग। लिखो बेटा। कौन बोल रहा है? ये वही बोल रहा है तू? कहाँ? अब की बार काउंटर पे आएगा ना, क्वेश्चन पूरे पूछूंगा तेरे से, पूरा याद करके आना। पी ब्लॉक है ना। मार खाएगा तू। आगे भी बैठा करना कभी यार, तो पीछे क्या बैठता तू? आगे बैठ, आजा आजा, तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। बोर्ड पे बुलाते तेरे को, ले आजा। सिनर्जिक बॉन्डिंग समझा दे एक और बार। ले आजा आजा। देख छुप रहा है, देख। वो दिख गया। मैं तो बोला ही नहीं तुम्हें। जरूरत ही नहीं है। तुम जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहे हो ताकि पूरा टाइम हो जाए ना। क्या बोल रहा है ये? ले, कोलेमनेट का फॉर्मूला तो बता दे। अरे भूल गए यार। है? याद है क्या अभी तक? हाँ ले, ऑनलाइन वाले ये भी बताना रहे भैया। ऑनलाइन वाले भी जवाब देते रहना। हाँ हाँ ठीक है। बोले बोरेक्स का फॉर्मूला Na2। ये जो प्लम्बो सोल्वेंसी होता है, इसमें पॉइजनस कंपाउंड बनता है क्या? है? कार्बन किसको देखता है रे? की पॉइंट बताओ। कार्बन की नजर किस पे होती है? ऑक्सीजन पे तो होती है। अबे केवल बोरॉन फैमिली याद है क्या तुम्हें? कार्बन फैमिली भूल गई क्या? अच्छा ये बताना, कार्बन कंटेनिंग में से पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4। P4O10 भी पानी निकालता है, खुद पी जाता है। याद है? खुद पी कर क्या बनाएगा? मेटाइक बनाएगा क्या? मेटाइक का फॉर्मूला। ओए ये नहीं होता ओए। यही होता है क्या? यही होता है। चलो ठीक है। हाँ तो कहां पे थे? बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? डॉट। आग लगाएंगे तो छोटा वाला बन जाएगा। छोटे वाले का फॉर्मूला है, बाई प्रोडक्ट में B2O3 बनेगा। नेचर नेचर
बेस के साथ मिलेगा, सॉल्ट बनेगा, मेटाबोरेट बनेगा, BO2 आयन लगेगा, कॉपर का कलर क्या आएगा, कॉपर का कलर क्या आएगा, BF3 हाइड्रोजन खाना चाहता है या आहा, कौन आएगा, कौन आएगा, हाइड्रोजन खिलाएगा, हाइड्रोजन खिलाएगा, जबरदस्ती खिलाएगा, उधर से फ्लोरीन खा जाएगा, LiF बन जाएगा, AlF3 बन जाएगा। याद आ गया। B2S6 जो है वो परमानेंट है टेम्पररी, B2S6 के अंदर बॉन्डिंग परमानेंट है टेम्पररी, थ्री सेंटर, थ्री सेंटर, अंदर वाला बड़ा है बाहर वाला है, और बॉन्ड लेंथ कौन सी बड़ी, टूट जाएगी क्या वो है, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है उसमें। ठीक है, बोरॉन पानी को देखकर क्या बनाता है, BOH का होल थ्राइस, सोडियम भी पानी को देखेगा। वन लास्ट क्वेश्चन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइल्यूट HCl और NaCl और Na2SO4 बन जाएगा, सॉल्ट बना लेगा। BOH होल थ्राइस में एक डब्बा खाली होता है क्या, एक OH गेन कर सकता है क्या, प्रोटोनिक एसिड है या लुईस एसिड, प्रोटोनिक एसिड है या लुईस एसिड, कितना OH गेन करा, क्या वीक मोनोबेसिक एसिड होगा, और तुम, अरे बोरेक्स में साइड साइड में डॉट 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 डॉट, इंट्रा इंट्रा होता है, ठंडा पानी है गर्म पानी, ठंडा पानी है गर्म पानी, और BOH होल थ्राइस में इंट्रा होता है या इंटर होता है, इंटर होता है बे ओए, इंटर होता है, ठंडा पानी है गर्म पानी, गर्म पानी में खुल जाएगा क्योंकि रिंग रहेगी या आहा। ठीक है भैया, हो गया हो गया हो गया, कंप्लीट हो गया।